हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रोकुल क्लासेस, जहां पढ़ाई की डेप्थ को कवर करा जाता है इन एन इंटरैक्टिव पॉडकास्ट स्टाइल। और आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? आज हम 2 चैप्टर्स कवर करेंगे, वर्ल्ड वॉर 1 एंड राइज ऑफ डिक्टेटरशिप्स। तो शुरू करते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 हम अक्सर सुनते हैं कि इसकी वजह नेशनलिज्म थी, लेकिन नेशनलिज्म तो 19th सेंचुरी में भी था। तब इसका रूप इतना आक्रामक या अग्रेसिव कैसे हो गया? राइट, देखिए, पहले नेशनलिज्म का मतलब था आज़ादी, यूनिफिकेशन, जैसे इटली का बनना, जर्मनी का बनना। लेकिन 1914 तक आते आते ये हम की भावना से बढ़कर सिर्फ हम की भावना बन गई। मतलब एक जीरो सम गेम जैसा? एग्जैक्टली, कि हमारा देश बेस्ट है और बाकी सब हमसे नीचे। एक कंपेटिटिव प्राइड आ गई थी। इसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है फ्रांस और जर्मनी का। फ्रांस चाहता था कि उसके वो इलाके एल्सास और लॉरेन जर्मनी से वापस मिल जाएं। अच्छा। हाँ, ये उनके लिए एक नेशनल ह्यूमिलिएशन का सिंबल था। और दूसरी तरफ सर्बिया, वो चाहता था कि सारे बाल्कन स्टेट्स को मिलाकर एक बड़ा सर्बियन स्टेट बनाया जाए। तो ये नेशनलिज्म इनहेरेंटली एक्सपेंशनिस्ट हो गया था। बिल्कुल। और इस आग में घी का काम कर रहा था एक और फैक्टर, आर्म्स रेस, हथियारों की दौड़। राइट, हर देश अपनी मिलिट्री पावर को नेशनल प्राइड का सिंबल मान रहा था। हाँ, और जर्मनी ने जब अपनी नेवी को मजबूत करना शुरू किया तो ब्रिटेन को मतलब डायरेक्ट थ्रेट फील होने लगा। ब्रिटेन, जिसकी रॉयल नेवी सदियों से समुंदरों पर राज कर रही थी, उसी को। और जब आपको सब पर शक होता है तो आप अपने दोस्त ढूंढते हैं। यहीं से अलायंसेस बनने शुरू हुए। सही पकड़ा। यूरोप एक तरह से 2 दुश्मन कैंप्स में बन गया। एक थी ट्रिपल अलायंस, हाँ, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली थे। और दूसरी थी ट्रिपल एंटेंट, यानी फ्रांस, इंग्लैंड और रशिया। बाद में जापान भी जुड़ गया। इस डिवीजन ने तो मतलब जंग को ऑलमोस्ट तय कर दिया था। एक ट्रिप वायर सिस्टम बना दिया था कि एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे कॉन्टिनेंट को जला सकती है। और वो चिंगारी आई सैराजेवो से, द सैराजेवो क्राइसिस। 28 जून 1914 ऑस्ट्रिया के होने वाले राजा आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड का असैसिनेशन। उन्हें वहां जाने से मना भी किया गया था, पर वो नहीं माने। और वहां ब्लैक हैंड नाम की एक सर्बियन सीक्रेट सोसाइटी ने उनकी और उनकी पत्नी की हत्या कर दी। और इसका इल्जाम सीधा सर्बिया पर आया। बिल्कुल। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को 11 मांगे भेजी, एक अल्टीमेटम, जिसको इस तरह से लिखा गया था कि उसे रिजेक्ट ही किया जाए। सर्बिया ने कुछ मानने से इनकार कर दिया। हाँ, और बस ऑस्ट्रिया को बहाना मिल गया। जर्मनी के फुल सपोर्ट से ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर कर दी। यहां से वो चेन रिएक्शन शुरू हुआ जिसका आप जिक्र कर रहे थे। हाँ, डोमिनोज गिनने लगे। रशिया ने सर्बिया का साथ दिया तो 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने रशिया पर हमला कर दिया। 4 अगस्त को ब्रिटेन ने जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर कर दी। और देखते ही देखते पूरा यूरोप आग की लपटों में था। और इटली, वो तो ट्रिपल अलायंस का हिस्सा था। इटली ने, कह सकते हैं, गद्दारी की। पहले न्यूट्रल रहा और फिर साइड बदल ली। वो एलाइड पावर्स की तरफ से लड़ने लगा। तो अब बैटल लाइन साफ थीं। एक तरफ सेंट्रल पावर्स, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन एम्पायर, और दूसरी तरफ एलाइड पावर्स, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और आगे चलकर अमेरिका भी। ये जंग 4 साल चली। 1917 में एक बड़ा ट्विस्ट आया। रशिया जंग से बाहर हो गया। हाँ, वहां रेवोल्यूशन हो गया था। तो सेंट्रल पावर्स को लगा कि अब जीत उनकी है। लेकिन तभी अमेरिका की एंट्री हुई। और यूएसए के आने से बैलेंस पूरी तरह एलाइड पावर्स के पक्ष में झुक गया। बिल्कुल। 1918 तक आते आते जर्मनी और उसके साथी हारने लगे। जर्मनी के अंदर ही क्रांति हो गई। वहां के राजा काइजर विल्हेम II हॉलैंड भाग गए। जर्मनी एक रिपब्लिक बना और उसने आर्मिस्टिस यानी युद्ध विराम पर साइन कर दिया। जंग खत्म हुई। जंग तो खत्म हो गई, लेकिन उसके परिणाम बहुत भयानक थे। जान माल का भारी नुकसान, करीब 90 लाख सैनिक मारे गए या घायल हुए। और ये सिर्फ सैनिक आंकड़े हैं, आम नागरिक अलग। इसके अलावा इकोनॉमिक तबाही, हर देश की इकोनॉमी बर्बाद हो गई थी। पर जो सबसे बड़ा परिणाम था जिसने अगले विश्व युद्ध की नींव रखी, वो थी ट्रीटी ऑफ वर्साय। ट्रीटी ऑफ वर्साय, इसे एक पीस ट्रीटी कहना ही गलत है। ये एक बहुत ही अनफेयर ट्रीटी थी, एक डॉक्यूमेंट ऑफ वेंजेंस। कैसे? इसमें जर्मनी को अकेला ही युद्ध का दोषी ठहराया गया और उस पर इतना भारी जुर्माना यानी रेपरेशंस लगाया गया जो वो कभी चुका ही नहीं सकता था। और मिलिट्री पर भी रेस्ट्रिक्शंस थे, है ना? हाँ, उसकी सेना बहुत छोटी कर दी गई। एयरफोर्स और सबमरीन्स पर तो पूरा बैन लगा दिया। उसके इलाके जैसे अल्सैस लॉरेन
और सारी ओवरसीज कॉलोनीज भी छीन ली गई। बिल्कुल। इस ट्रीटी ने जर्मनी को सिर्फ हराया नहीं, उसे जलील किया, और इसी जिल्लत और गुस्से की आग से आगे चल के डिक्टेटरशिप्स का उदय हुआ। तो यहीं से हम अपने डिस्कशन के दूसरे हिस्से में आते हैं, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप्स। हाँ, WBB के बाद इटली और जर्मनी दोनों ही ट्रीटी ऑफ वर्साई से बहुत नाखुश थे। इटली को लगा उसे धोखा मिला है, और जर्मनी तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। और इन्हीं हालातों ने मुसोलिनी और हिटलर जैसे नेताओं को उभरने का मौका दिया। बिल्कुल। ऐसा माहौल स्ट्रॉन्ग लीडर्स के लिए मतलब एक परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड होता है। पहले इटली की बात करते हैं, फैसिज्म और बेनितो मुसोलिनी। हाँ, इल दुचे यानी द लीडर। उसके उदय के पीछे कई कारण थे। एक तो ऑफकोर्स इकोनॉमिक क्राइसिस, बेरोजगारी, महंगाई, खाने की कमी, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी थी। सरकारें आ रही थी, जा रही थीं। करेक्ट। लोगों का डेमोक्रेसी से विश्वास उठ रहा था। उन्हें लग रहा था कि ये सिस्टम उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं कर सकता। और एक चीज का डर भी था, कम्युनिज्म का। एग्जैक्टली। रशिया में रेवोल्यूशन हो चुका था, तो इटली के अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट्स और जमींदारों को डर था कि यहां भी कम्युनिस्ट उनकी प्रॉपर्टी छीन लेंगे। तो उन्होंने फैशिज्म को सपोर्ट किया। हाँ, उन्हें मुसोलिनी में एक रक्षक नजर आया, और मुसोलिनी एक कमाल का ओरेटर था। वो इटली के पुराने रोमन ग्लोरी को वापस लाने की बातें करता था। हम फिर से महान बनेंगे। सही। उसने लोगों की ह्यूमिलिएशन को होप में बदल दिया। तो इस फैशिज्म का मेन एम क्या था? बहुत सिंपल, डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म दोनों का विरोध। सिर्फ एक पार्टी, एक नेता और एग्रेसिव नेशनलिज्म पर जोर। राजा विक्टर इमैनुअल III ने खून खराबे से गर कर उसे ही सरकार बनाने के लिए बुला लिया। और पावर में आते ही मुसोलिनी डिक्टेटर बन गया। हाँ, इटली एक वन पार्टी स्टेट बन गया। इटली की कहानी इतनी मतलब चिलिंग है, लेकिन जर्मनी में जो हुआ वो इससे कहीं ज्यादा एक्सट्रीम था। एडोल्फ हिटलर, फिर यानी द ग्रेट लीडर, वहां भी कारण लगभग सेम थे, लेकिन हर चीज का स्केल बहुत बड़ा था। सबसे बड़ा कारण तो वही ट्रीटी ऑफ वर्साई का अपमान। हिटलर का हर भाषण इसी के खिलाफ होता था। हाँ, उसने लोगों से वादा किया कि वो इस डिक्टेट को फाड़कर फेंक देगा और जर्मनी का सम्मान वापस दिलाएगा। और वहां की इकोनॉमिक क्राइसिस, हाइपर इन्फ्लेशन। उसका आलम यह था कि लोग एक ब्रेड खरीदने के लिए थैले में नोट भर कर ले जाते थे। लोगों की लाइफ सेविंग्स रात भर में जीरो हो गई। इसने तो लोगों का डेमोक्रेसी में आखिरी विश्वास भी तोड़ दिया होगा। बिल्कुल। और इस केओस के बीच हिटलर ने कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस ऑफर किए। फोक्सवैगन कार, सुपर हाईवेज यानी ऑटोबान्स। उसने लोगों को ऑर्डर और स्टेबिलिटी का सपना दिखाया। लेकिन उसने एक और चीज का इस्तेमाल किया, एक स्केपगोट। हाँ, एंटी सेमिटिक प्रोपेगेंडा। उसने जर्मनी की हार, वर्साई की ट्रीटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, मतलब हर चीज के लिए यहूदियों यानी जूज को जिम्मेदार ठहराया। ये एक बहुत ही चालाक पॉलिटिकल टूल था। बहुत। जब आप लोगों को एक कॉमन दुश्मन देते हैं तो वो आपस में लड़ना बंद कर देते हैं। तो नाजिज्म के एम्स फैशिज्म से कितने अलग थे? नाजिज्म बेसिकली फैसिज्म का एक और एक्सट्रीम रूप था। वन पार्टी, वन लीडर, एग्रेसिव नेशनलिज्म, ये सब कॉमन था। लेकिन नाजिज्म में एक चीज एक्स्ट्रा थी, रेशियल सुप्रेमेसी। हाँ, नस्ल की श्रेष्ठता, कि नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, जिनकी नीली आंखें और सुनहरे बाल होते हैं, वो दुनिया की सबसे अच्छी नस्ल है और सिर्फ उन्हें ही जीने का हक है। तो आखिर में अगर हम इन दोनों आइडियोलॉजीज को कंपेयर करें, फैशिज्म और नाजिज्म, इनकी कोर सिमिलैरिटीज क्या थीं? देखिए, दोनों ही WWI के बाद पैदा हुई निराशा और गुस्से की उपज थे। दोनों ने ही डेमोक्रेसी को कमजोर माना और कम्युनिज्म को एक बड़े खतरे के रूप में पेश किया। और सॉल्यूशन एक ही था, एक टोटलिटेरियन स्टेट जो एक लीडर के ऑर्डर्स पर चलता हो। एग्जैक्टली। दोनों ने ही अपने देश की प्रॉब्लम्स को आधार बनाकर लोगों के डर और गुस्से को पावर में आने की सीढ़ी बनाया। उन्होंने आज़ादी के बदले सुरक्षा और रोटी का वादा किया। और एक टूटे हुए, डरे हुए देश के लिए ये एक आकर्षक सौदा था। सही कहा। तो आज हमने देखा कि कैसे पहले विश्व युद्ध की अधूरी बातें और अपमानजनक संधियां दूसरे विश्व युद्ध की जमीन तैयार कर रही थी, जहां हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाहों का उदय हुआ। उम्मीद है आपको आज का ये इंटरैक्टिव सेशन पसंद आया होगा। आपको सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही और चैप्टर्स को मजेदार तरीके से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।